लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर तक किया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के आगे, ठीक है। चलो, तो इंडिकेटर और उसके कलर्स के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक हेडिंग डाल लेते हैं, इंडिकेटर्स एंड दियर कलर्स। इंडिकेटर्स एंड दियर कलर्स, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ इंडिकेटर, नेम ऑफ द इंडिकेटर, यहां पे हम लोग लिखेंगे एसिड में वो क्या कलर देगा और बेस में क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालो, फर्स्ट नेम डालो इंडिकेटर में लिटमस, लिटमस, ठीक है। तो लिटमस का जो अपना कलर होता है ना वो पर्पल होता है, पर्पल, ठीक है। ओके, तो उसमें फर्स्ट हमने लिखा लिटमस, जो कि खुद का इसका अपना कलर पर्पल होता है। इसको यदि हम एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे, ठीक है, यदि आप एसिड डालोगे उसके ऊपर तो ये रेड कलर का हो जाएगा, रेड, लिटमस रेड में टर्न हो जाता है एसिड डालने पे। और बेस डालोगे तो ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आ जाओ, रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज, रेड कैबेज लीफ। तो रेड कैबेज लीफ का जो एसिड में कलर होगा वो रेड होगा और बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका अपना कलर कैसा होता है, रेड, नाम ही है रेड कैबेज लीफ। थर्ड, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो है ना ब्लू कलर देता है, यदि इसके ऊपर एसिड डालोगे तो ये ब्लू कलर देगा और बेस में ये देगा पिंक कलर, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ, टर्मेरिक, टर्मेरिक। तो टर्मेरिक जो है यदि एसिड डालोगे तो नो चेंज इन कलर, जो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो, है ना। तो यदि हम एसिड इस पर डालेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और बेस डालेंगे तो ऑरेंज, ऑरेंज या रेडिश कलर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होगा एसिड में, ठीक है। और यदि आप बेस में इसको डालोगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा फिनोफ्थलीन। सिक्स्थ, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिड में और बेस में येलो कलर देता है, ठीक है। सेवेंथ, अनियन, अनियन। तो रेड इसमें ना एसिड डालोगे तो ये रिटेन करेगा अपना स्मेल, जो अनियन का स्मेल होता है वही रहेगा, रिटेन स्मेल। लेकिन यदि आप इसमें बेस डाल दोगे, ठीक है ना, बेस डाल दोगे तो तुम, तो यदि हम इसमें बेस डाल देंगे तो नो चेंज, ठीक है। नो चेंज का मतलब जैसा इसका अपना ओरिजिनल स्मेल है वैसा रहेगा, एसिड में थोड़ा बहुत चेंज होगा। 8, ऑनियन पूछता नहीं है एग्जाम में क्योंकि उतना अच्छा इंडिकेटर है नहीं है। वनीला इसेंस, वनीला इसेंस, ठीक है। तो वनीला इसेंस जो है उसमें क्या होगा,
कि वनीला का स्मेल रिटेन करेगा एसिड में, रिटेन वनीला स्मेल, ठीक है ना। और बेस यदि डाल दोगे तो ये इसका अपना स्मेल आना बंद हो जाएगा, नो स्मेल, नो स्मेल, नो स्मेल। 9th आ जाओ, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल जो है अपना रिटेन करेगा स्मेल एसिड में, और बेस में इसका स्मेल जो है ना लेस हो जाएगा, लेस स्मेल होगा वैसा ही, लेकिन कम स्मेल आएगा वैसा, ठीक है। एग्जाम के लिए फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, हाइड्रेंजिया फ्लावर, रेड कैबेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 6, 7, 8, 9 ये जो 3 है, इसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये अपना स्मेल चेंज करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नोट कर लिया। चलो आगे चलें। सर 9th क्या था? क्लोव, क्लोव ऑयल, CLOVE, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। चलो तो हमने इंडिकेटर्स लिख लिया। अब आ जाओ, हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब एसिड जो है किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि जिंक ने रिएक्ट किया HCl के साथ, HCl के साथ, तो क्या देगा, जिंक क्लोराइड। जिंक की वैलेंसी 1 होती है तो 2 होती है, तो 2 क्लोरीन चाहिए मुझे, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन को हम बैलेंस यदि कर लें, ठीक है, तो जिंक Cl2 चाहिए मुझे, मैं यहां जो है 2 लगा देता हूं, तो यहां पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि ये मेटल है, जिंक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने दिया जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। व्हाई इट इज सॉल्ट, बिकॉज इन द जिंक, जिंक जो है मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और सॉल्ट जो है कंपाउंड होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है ना। यदि हम जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, है ना, ZnSO4, और बच क्या जाएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। ये प्लस होता है हाइड्रोजन, सल्फेट जो होता है माइनस होता है, -2 आता है उसके ऊपर, याद होगा तुम्हें, और ये जिंक प्लस, तो ये प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 दे देगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार रिएक्शन आया था एग्जाम में, ये था कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HCl, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स लोगों ने लिख दिया कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ने क्या लिखा, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ऐसा लिख दिया। ये रॉन्ग रिएक्शन है, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग। वाई, तुम्हें याद होगा जब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज करवाया था और पोटेशियम से स्टार्ट किया था,
कान्हा का मैजिक ऐसे करके मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, और फिर यहाँ कॉपर लिखा था, Hg लिखा था, Ag लिखा था, Au लिखा था। और मैंने आपसे कहा था कि जो एक से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वही उसको रिप्लेस कर सकता है। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो जब कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर इसको यहां से रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता डिस्प्लेस, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आया क्या आपको? है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कम वाला जो है उसको डिस्प्लेस कभी नहीं कर सकता। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम को डिस्प्लेस करता है, कम रिएक्टिव को। तो यहां पे नो रिएक्शन, नथिंग विल हैपन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे क्या? कॉपर इज लेस रिएक्टिव, copper is less reactive than hydrogen, hence it cannot displace hydrogen, ठीक है, from HCl। नोट कर लीजिए इसको। देखो, जब आपने यहां ये लिखा, अब ये जो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो यदि हम मेटालिक बर्तन में कोई एसिड रख देंगे तो उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो मेटालिक बर्तन में सपोज करो आपने एसिडिक कोई खाने का सामान रख दिया, मेटालिक बर्तन में आपने दही रख दी, है ना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं अपने घरों में जो दही बनाते हैं, कर्ड, वो क्या करते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में बना लेते हैं, एल्यूमिनियम। अब वो एल्यूमिनियम क्या करेगा? उस लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा, और सॉल्ट बनाएगा एल्यूमिनियम और लैक्टिक एसिड का, और हाइड्रोजन गैस देगा। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या कर देगा? आपके दही को पंजेंट कर देगा, स्मेल उसका खराब कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, कोई भी एसिडिक खाने का सामान हम लोग मेटल के बर्तन में नहीं रखते, ठीक है। कोशिश करते हैं उसको मिट्टी के बर्तन में रखा जाए, ठीक है ना। या फिर उसको देखो, यदि आप शीशे में भी रखोगे तो याद करो, शीशा भी क्या है? लेड का जो बर्तन है ग्लास का, वो भी तो मेटल है, उसमें भी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यदि वो बच सकता है तो स्टील में बच सकता है, या प्लास्टिक में बच जाएगा। प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लास्टिक के बर्तनों में ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत स्टील में थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि स्टील एलॉय होता है। लेकिन बेस्ट क्या होगा कि आप प्लास्टिक में रखो, वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? एनी एसिडिक सब्सटेंस, एनी एसिडिक फूड मटेरियल, यहां से क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखोगे, मटेरियल cannot be kept, cannot नहीं, should not be kept in metallic utensils because when acid react with metal, it releases hydrogen gas that ruin the taste of the food, है ना। पंजेंट कर देगा, बदबू सी आएगी, पंजेंट स्मेल देगा, बदबू सा, ठीक है। सो यही कारण है कि हम लोग उसको नहीं रखते, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन गैस का ना हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक बर्तन में जिंक भर दिया और उसमें HCl भर दिया, तो क्या निकलेगा? उसमें से निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। यहां पे हमने क्या किया? एक कैंडल लगा दिया, यहां पे कैंडल लगा दिया, तो कैंडल में ना एक पॉप साउंड आएगा, फट फट फट, इस तरह से ना
साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस जलने लगेगा। यदि आपने दीपावली में वो एक पॉप वो आता है क्या कहते हैं पटाखे, उसको नीचे छोड़ोगे ना तो पट पट आवाज आएगा, तो वही पॉप, उसी को पॉप साउंड कहते हैं। पट 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 ऐसे आवाज आएगा। यदि आप किसी भी मेटल में मेटल और एसिड को रखोगे, एसिड को, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको यहां पे जब आप कैंडल लगाओगे, आग लगाओगे, तो वो पॉप साउंड देगा। ठीक है ना? यदि आपसे ये पूछता है केस स्टडी में कि there is a container in which there is a solution given and it on taking matchstick या candle there it will give pop sound, what is happening? तो आप लिख दोगे कोई भी मेटल और एसिड का रिएक्शन लिख दोगे और लिख दोगे कि when metal react with acid it gives hydrogen gas which on giving fire produces pop sound। ठीक है, नोट कर लीजिए। पंजेंट ना, सड़े हुए स्मेल को पंजेंट स्मेल कहते हैं, तो वैसा स्मेल आने लग जाता है। ठीक है ना? सर डन। चलो, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी किया। ठीक है, दूसरा जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। वैसे तो इस वो फर्स्ट जो चैप्टर किया था उसमें भी हमने किया था ये। ठीक है, देखो, तो सेकंड ये है, यही ना मैं बेस का भी एक साथ ही लिख देता हूं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी मैंने एसिड का लिखा, तो बेस को मैं भी रिएक्ट करवा के दिखा देता हूं साथ साथ ही, तो अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में ही आप यदि मेटल बेस के साथ किसी मेटल को रिएक्ट कर दें, बेस प्लस मेटल ले लें, ठीक है ना, तो बेस के साथ यदि मेटल को रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो भी सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ठीक है ना? सेम रिएक्शन होगा। लाइक Zn को हमने रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना? तो क्या बनेगा? वो सोडियम जिंकेट प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम याद रखना। ये क्या है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। समझ गए? तो ये लिख लो एक छोटा सा, फिर हम मेटल के नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो अब आप लिखो सेकेंड रिएक्शन में क्या, जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब मैंने सिखाया था आपको, हाइड्रोजन लगा रहता है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या मेटल बाइकार्बोनेट कह लो, एक ही बात है, मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? तो ये जितने भी ना, ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या होता है? कार्बोनेट ही होता है, वो जिसमें CO3 लगा रहता है। ठीक है ना? कार्बोनेट होते हैं। मार्बल हो गया वो कार्बोनेट है, चौक हो गया वो कार्बोनेट है, ये सब कार्बोनेट है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा, किससे? ये रिएक्ट करेगा एसिड से। ठीक है, एसिड से आप रिएक्ट करवाओगे इसको, तो ये क्या देगा? ये आपको देगा सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगा। ठीक है ना? CO2 गैस निकलेगा बाहर और वाटर बना के देगा ये आपको। ठीक है ना? ये रिलीज होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट के जाना। ठीक है, एग्जाम में। जैसे पहला जो है ना, ये मतलब CO2 गैस के टेस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जो है रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ, तो ये क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड देगा CaCl2 प्लस वाटर देगा, है ना? और क्या देगा? सॉल्ट दे दिया, वाटर दे दिया, अब क्या देगा? CO2 गैस। ये जो CO2 गैस निकलेगा ना, वो ब्रिस्क इफरवेसेंस देगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब झाग देगा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा झाग देगा। ठीक है ना? एफरवेसेंस, इससे हम पहचान लेंगे कि ये CO2 गैस है।
अब इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये वाकई में CO2 गैस है, इसका एक टेस्ट हो जाए भाई। तो हम क्या करेंगे कि जब भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे, CaOH2, ये क्या है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के ऊपर से हम CO2 गैस को पास करेंगे, लेकिन कैसा, लिमिट में, कम लिमिट में। तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस ये देगा आपका सॉलिड, है ना, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जम जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का, तो व्हाइट PPT बना देगा ये। इस PPT के बनने से हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो सब्सटेंस गैस यूज किया है वो 100% जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और प्लस ये देगा आपका H2O, देखो इसके साथ तो ये CO3 चला गया, तो यहां हाइड्रोजन का तो 2 बच गया और 1 ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि 3 आ गया ना ऑक्सीजन यहां पे, तो 2 हाइड्रोजन बचा, 1 ऑक्सीजन, तो वाटर इसने हमें दे दिया। लेकिन यही काम हम क्या करें, एक्सेस में कर दें, मतलब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में CO2 गैस एक्सेस में डाल दें, ज्यादा डाल दें, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, यहां पे पहले वो क्या करेगा, CaCO3 बनेगा, ठीक है ना, और फिर वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा CO2, क्यों, क्योंकि एक्सेस में है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हो जाएगा, मतलब बनेगा लेकिन आपको जल्दी दिखेगा नहीं, वो इंटरमीडिएट होगा। और फिर ये CO2 क्या करेगा, CaCO3 के साथ रिएक्ट करके जो बचा हुआ है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और ये एक्वस फॉर्म में आता है और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। एक रिएक्शन हमने पहले भी किया था, ये कैसा है, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये वाटर में सॉल्यूबल है, इसीलिए जब एसिडिक रेन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, एसिडिक रेन होगा, तो मार्बल्स जो है मॉन्यूमेंट के खराब होने लग जाएंगे। यदि आपसे पूछ ले ना एसिडिक रेन से क्या होगा, पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, तो आप ये रिएक्शन दिखा दो। और ग्लोबल टेम्परेचर से क्या होगा, तो याद होगा आपको, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर निकला था, जो सॉरी CO2 गैस निकला था, वो आप यूज कर सकते हो वहां पे दोनों में। तो ये एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम टेस्ट ऑफ CO2 गैस भी कहते हैं, टेस्ट फॉर CO2 गैस, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आप ये तीनों ही रिएक्शन लिखोगे, टेस्ट ऑफ CO2 गैस कहेगा, ये जो CO2 गैस निकला उसी को हमने यहां पे टेस्ट किया है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, ये जो व्हाइट PPT है ना, इसी को हम कहते हैं कि टर्न मिल्की। ये कैसा हो गया, टर्न मिल्की। जब हम लाइम वाटर के ऊपर से लिमिट में CO2 गैस पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, मतलब एक व्हाइट PPT बन गया, ठीक है ना। नोट करो इसे। देखो इसी में ना एक रिएक्शन है, इस पेज पे नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एनसीईआरटी में वो रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आप इस रिएक्शन को याद रखना। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का ही है रिएक्शन ये, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन है आपका कि जब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट करेगा, सॉलिड होता है ये, सॉरी Na2CO3 होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है ना, Na2CO3, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, ये जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, तो मेटल कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। और एक सोडियम मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं कि जब सोडियम, अब यहां पे 2 सोडियम था ना, तो एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो ये बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। यदि एक हाइड्रोजन आ जाता है तो उसी को बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों हो गए हमारे पास। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो
इसको हमने रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ, ठीक है। एक्वस फॉर्म में लेंगे तभी वो एसिडिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्वस, देखो मैं जो ये कहता हूं ना कि एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही एसिडिक होता है, प्रॉपर्टी शो करता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं शो करता। क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि जब वो एक्वस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तभी उनके जो आयन है ना वो डिसोसिएट करेंगे, H+ अलग होगा और Cl- अलग हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में ऐसा होगा नहीं, तो वो अपना आयनिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी नहीं शो करेंगे वो फिर, ठीक है ना। तो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट और HCl, तो हमने क्या सीखा कि वो बनाएगा पहले सॉल्ट, है ना। तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? हमेशा NaCl बनाते हैं, ठीक है ना। कैसा होगा? अभी ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। इसको हम चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, यहां पे सोडियम 2 है तो यहां 2 सोडियम ले लो, क्लोरीन 2 हो गया तो यहां पे क्लोरीन 2 लगा दो, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यही HCl को यदि हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दें, एक्वस फॉर्म में दिखाना होगा, यहां स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिखाया आपने तो नंबर कट सकते हैं आपके, ठीक है। तो अगेन ये NaCl बनाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। वाटर को लिक्विड फॉर्म में दिखाना, और ये गैस दिखा रहा है, ये जो एरो ऊपर है गैस को शो कर रहा है। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म, और क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ, स्लोली आओ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट किया एसिड के साथ, तब भी हमारा मेटल सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 गैस बना। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए आप। कोई भी आपको ना मेटल कार्बोनेट दे दे या कार्बोनेट दे दे, मेटल या हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दे, तो आप रिएक्शन में H2O और CO2 तो लिख ही देना, उसके बाद पता कर लेना कि पहला वाला जो है ना आपका मेटल होगा तो प्लस होगा, और यहां पे दूसरा वाला माइनस होगा, उन दोनों को रिएक्ट करवा के सॉल्ट बना देना, चाहे कोई भी दे दे आपको। देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, थर्ड रिएक्शन। पहले हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर एसिड और मेटेलिक कार्बोनेट या नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखा हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को यदि हम रिएक्ट करवा दें, मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, एसिड, ठीक है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड को यदि आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। देखो सॉल्ट एंड वाटर ना जब भी रिलीज होता है ना, इसका मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओगे ना तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम उसके बारे में लिखेंगे कंप्लीट, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप समझो कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो देखो यहां भी हो रहा है ना ऐसा कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर दिया। इसका मतलब है कि यदि ये एसिड है तो ये बेस होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो यहां से ये कंफर्म हो जाता है कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस। मतलब क्या कंफर्म हुआ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेस होता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस, तो आप ये रिएक्शन करके दिखा दोगे। तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ, एक्वस फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या देगा? कॉपर क्लोरीन को लेके चला जाएगा, तो कॉपर की वैलेंसी 2 है तो कॉपर क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? कॉपर की जब वैलेंसी 2 होती है ना तो उसे क्यूपरस कहते हैं, क्यूपरस। शायद मैंने केमिकल रिएक्शन में जहां पे CuO लिखवाया था ना, वो गलती से मैंने क्यूपरिक नॉट क्यूपरस, इट्स अ क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक। फिर से मैं क्यूपरस बोल रहा था, क्यूपरिक ऑक्साइड, इसे हम क्यूपरिक ऑक्साइड कहते हैं। वहां मैंने ये क्यूपरस बोल दिया था। CuO इज अ क्यूपरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। या इसी को हम कहते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये बना लेगा। और सॉल्ट तो हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। सो मेटेलिक ऑक्साइड HCl कॉपर क्लोराइड बन गया,
और क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है कि यदि ये एसिड है तो इसका मतलब ये बेस है, तभी सॉल्ट एंड वाटर बना। तो ये प्रूव हो गया कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, लिख लो आप इसको। इसी तरह से ना यदि तुम नॉन मेटल को रिएक्ट कर दो, वो भी एग्जाम में आ जाता है। देखो नॉन मेटल को यदि हम रिएक्ट करवा दें बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो। जैसे मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेटालिक ऑक्साइड को यदि आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे ना तो नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। या आप चाहो तो लिख लेना कि नॉन मेटल प्लस एसिड जो है रिएक्ट नहीं होता, नो रिएक्शन। और मेटल और प्लस बेस रिएक्ट करवाओगे तो नो रिएक्शन होगा, कहीं पूछ ले कभी, या आप अपनी तरफ से लिख लो। तो नॉन मेटल को यदि हम बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटल को नहीं, ऑक्साइड को। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को यदि हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो अगेन ये भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे आप ले लो, वही ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी बेस से रिएक्ट करवा देते हैं, और किससे ये रिएक्ट कर ले जिससे, तो हाइड्रो वाटर देगा, तो लाइम वाटर ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में लो। तो ये बेसिक होगा ना। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि देखो OH दिख रहा है आपको यहां पे, तो ये बेसिक है। तो जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक तो वाटर बाहर निकालेगा, तो कैल्शियम और कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है, यदि ये बेस है तो ये एसिड ही होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चाहो तो आप ये पॉइंट में भी लिख सकते हो क्या, कि मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नोट कर लीजिए आप इसको। सर ऊपर कर दीजिए। कितनी बारिश हो रही है, मैं जो लेके ये बारिश कैसे हो? स्पेस दो। हाँ, तो हमने ये कर लिया। अब आ जाओ, अब हेडिंग दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लिखेंगे कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वो वाटर और सॉल्ट बनाएगा। सो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे फर्स्ट, क्या डेफिनेशन इसका, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन of acid and base
is called न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Reaction of acid and base is called neutralization reaction. ठीक है, ये एस भी लिखा रहता है कहीं कहीं, एस ही लिखा रहता है, जेड नहीं आता है, एस ही कर लो इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इट फॉर्म्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अब एक रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जब एसिड एक्वस फॉर्म में और बेस रिएक्ट कराओगे एक्वस फॉर्म में तो ये बनाएगा सॉल्ट आपका, ठीक है, एक सॉल्ट बनाएगा और वो सॉल्ट भी जनरली एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस वाटर निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जनरली एसिड कैसा होता है कि उसके अंदर जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन होता है एसिड में, और ये कोई कंपाउंड है उसका, ठीक है ना, और इसको हमने रिएक्ट कर दिया बेस के साथ, तो बेस में क्या होगा, OH होगा और मान लो कुछ Y लगा हुआ है उसमें, तो होगा क्या कि जो, या इसको इधर कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिखो, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे एक साथ और बना देंगे सॉल्ट, और दिस वन एंड दिस वन ये दोनों रिएक्ट होके बना देंगे वाटर। तो ये हो रहा है इसमें, इसको समझाने के लिए आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद कोई भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दो, ठीक है ना, जैसे हमने HCl को रिएक्ट कर दिया NaOH के साथ, NaOH के साथ। यहां पे एक्वस लिखना बहुत जरूरी है, एक्वस नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो एक्चुअल में H ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में, ये ऐसे ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस में, ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके NaCl बना देंगे, NaCl एक्वस फॉर्म में, है ना, और ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे लिक्विड फॉर्म में। ये है आपका सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा ही कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल, ठीक है ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। नोट कर लीजिए आप इसको। अब सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। देखो यहीं से कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवा दें, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। यदि हम यही उल्टा कर दें कि वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगेन न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यही हम क्या करें, दोनों स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक सॉल्ट, सॉरी इसको थोड़ा ठीक करो, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट।
ठीक है, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, और दोनों स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो न्यूट्रल फॉर्म करेगा, सॉल्ट अब फॉर्म करेगा न्यूट्रल प्लस वाटर। और यदि हम दोनों क्या कर दें, वीक भी डाल दें, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी यहां वीक लिख दो, वीक एसिड और वीक बेस, तो भी जो सॉल्ट फॉर्म करेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट करेगा प्लस वाटर करेगा, ठीक है ना, न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, लिख लो इसको। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लिया। अब आप हेडिंग डाल दो न्यूट्रलाइजेशन के बाद, हेडिंग डालो अब डाइल्यूशन, एसिड एंड बेस डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो, जब भी एसिड और बेस में, एसिड और बेस में आप वाटर डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यही एग्जाम में पूछता है कि क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि वाटर तो सर ब्रेक करेगा H प्लस OH माइनस में, तो यदि हम डाइल्यूट करेंगे तब तो बढ़ना चाहिए एसिडिक प्रॉपर्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग एन एसिड और बेस, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस with water results in decrease, results in decrease in the concentration of हाइड्रोजन आयन, दिस आयन, या फिर H3O प्लस भी कह सकते हो, एंड OH माइनस आयन, ठीक है ना। इसका जो पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। such processes are called डाइल्यूशन। इसी को हम डाइल्यूशन कहेंगे, डाइल्यूशन, ठीक है। अब जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो मान लो इसमें एसिड दिया हुआ है, एसिड, ठीक है ना, और आप वाटर ऊपर से डाल रहे हो, वाटर, ठीक है ना। और एक बार क्या हो रहा है कि आपका वाटर यहां पे है और आप इसमें एसिड डाल रहे हो, तो ये दोनों में से कौन सा प्रोसेस करेक्ट है? तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें क्या होगा, जैसे ही आप वाटर इसमें डालोगे तो एसिड है बाहर अंदर, तो ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन होके एक लोकल हीट जनरेट होगा। लोकल हीट जनरेट होने की वजह से जो वाटर है, ठीक है ना, ये बाउंस बैक करेगा पीछे, ठीक है ना। वाटर जो है स्प्लैश आउट हो जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ आएगा, और जो भी उस रिएक्शन को करवा रहा है, जो ह्यूमन बीइंग करवा रहा होगा, उसके जलने के चांसेस हैं कि उसे उसके लिए डेंजरस है सिचुएशन। तो ये सिचुएशन गलत है, हम कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाएंगे। अच्छा, दूसरा और काम हो सकता है क्या, कि यदि आपने वाटर को इसमें मिलाया तो इसमें जो लोकल हीट जनरेट होगा, हो सकता है आपके इस बीकर को ब्रेक कर दे, तोड़ दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं वाटर के अंदर ताकि ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो, तो आपका बीकर भी सेफ रहेगा और वाटर, ये जो एसिड है वो स्प्लैश आउट नहीं होगा, स्प्लैश आउट ये नहीं होगा। सो दिस इज ए
गुड प्रोसेस, ये नहीं होगा यहां पे, स्प्लश आउट नहीं होगा। सो दिस इज द गुड। तो हम क्या करते हैं, एसिड को मिलाते हैं वाटर में विद कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग, उसको कॉन्टिन्यूअस मिलाते रहते हैं, स्टिरिंग करते रहते हैं ताकि ग्लास रॉड से, ताकि वो स्प्लश आउट ना हो और कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, समझ गए आप इसको? तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। पहले आप इतने को लिखो, क्योंकि एग्जाम में आता है कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ऑफ वॉट, डाइल्यूशन ऑफ वॉट बेसिस एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस में हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट, मेनली एसिड के लिए ही पूछता है ये एग्जाम्पल। ठीक है, क्या लिखेंगे, डाइल्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन या डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन of is acid or base is in water is highly exothermic, highly exothermic, second point. So acid must be added या dissolved, कुछ भी लिख सकते हो, added in water with continuous stirring, with continuous stirring, उसको कंटिन्यूस आपको स्टिर करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, if water is added to acid तो क्या होगा, the heat generated could cause या may cause लिख दो, may cause the mixture splash out, उछल के बाहर आ जाएगा, splash out and cause burns। ठीक है ना? सो व्हाट वी डू, अच्छा दूसरा क्या होगा, द ग्लास कंटेनर जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो जाएगा, मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, जो हीटिंग होगा रिएक्शन की वजह से, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये दोनों एसिड को जब आप वाटर में डालोगे, ठीक है ना, वाटर को जब आप एसिड में डालोगे तो वो क्या होगा कि रिएक्शन होगा, तो हीट जनरेट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या करेगा, आपके ग्लास बीकर को, कंटेनर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि ब्रेक हो भी जाए, तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगा। सो दैट ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि यदि हम इफ वी एड वाटर इन द एसिड व्हाट कैन हैपन। ठीक है, तो आप ये दोनों उसमें पॉइंट लिखोगे, इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर स्प्लश आउट एंड कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लिख लीजिए आप इसको। सो नाउ हम लिखेंगे, हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
स्ट्रेंथ सर हाँ बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो तो हम क्या लिखेंगे इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में फर्स्ट पॉइंट कि आप इसको मेजर कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस can be estimated by using universal indicator। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं, पीएच स्केल। ठीक है ना। तो पीएच स्केल क्या है, अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयंस। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। इसमें होगा क्या, वैल्यू कहां से कहां तक होगा, वैल्यू 0 to 14। सो इफ द pH वैल्यू इज फ्रॉम ये ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू और लेस देन 7, तो वो होगा एसिडिक। मीन्स pH का वैल्यू 0 और 7 के बीच में कहीं भी होगा तो एसिडिक होगा। यदि pH का वैल्यू इक्वल टू 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, और pH का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 14 होगा तो वो बेस होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें जो हाईली एसिडिक होगा वो रेड कलर का होगा, जो ग्रीन होगा तो वो मैंने आपको वो दिखाया था ना कलर बैंड, और जो बेस होता है वो डार्क ब्लू कलर का होगा, डार्क ब्लू ही था ना उस दिन दिखाया था मैंने आपको, ये देखो। सॉरी पर्पल, डार्क ब्लू, पर्पल, ये सब जो है, और ग्रीन जो है न्यूट्रल पे है, देख लो। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो ये कैसा हो जाएगा, पर्पल, डार्क ब्लू। तो एग्जाम में डार्क ब्लू एक बार लिखा हुआ था तो डार्क ब्लू लिख लो यहां पे। ठीक है। तो ये होगा। इसका ना एक स्केल का जो है ना एक ना वो है, समझने के लिए एक ग्राफ है, वो ग्राफ में बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझे। देखो जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू कम होगा ना वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जितना कम। जैसे पीएच वैल्यू 3 है, ठीक है ना, और ये पीएच वैल्यू 6 है, कौन ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक। यहां पे H प्लस ज्यादा होगा और यहां पे H प्लस कम होगा, ये ध्यान रखना। जबकि बेस में यही उल्टा हो जाता है। ठीक है। जैसे ये पीएच वैल्यू यहां पे 0 है, ये 7 है, ये स्केल लगा हुआ है, ठीक है ना, पीएच स्केल। ठीक है। तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसका ना ये ग्राफ है ऐसे। इसका क्या मतलब, इसमें चिपक जाएगा ये, ठीक है ना। देखो तो इसका क्या मीनिंग है, देखो यहां पे क्या है H प्लस आयन और इधर क्या है OH माइनस आयन। तो आप तो जैसे जैसे आप इधर 0 से आगे जाओगे देखो तो H प्लस कम हो रहा है, यानी एसिडिक वैल्यू कम हो रहा है।
यहां पे ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। और फिर OH माइनस आयन है इधर, इधर इधर देखो OH माइनस आयन ज्यादा है, यहां H प्लस कम है, OH माइनस ज्यादा है ना, इधर समझ गए। तो pH का वैल्यू जितना कम उतना ही ज्यादा H प्लस ज्यादा होगा, और pH का वैल्यू जितना ज्यादा उतना OH बढ़ने लगेगा कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना आपको, लिख लीजिए इसको आप। सर डन। हाँ ओके, मैं कर रहा हूं। बस एक पॉइंट और लिख लो कि pH का मीनिंग क्या होता है। यहां पे लिख लो pH मींस, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, फोर्थ पॉइंट में, pH मींस पावर ऑफ H आयन, हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंज लिखा रहता है, तुम पावर लिख लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, P फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। चलो इसके आगे जो है हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ और सॉल्ट्स, वो हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 3 में। एसिडिक बेस का हमने क्लास नंबर 1 किया, दिस वाज द क्लास नंबर 2, ठीक है। क्लास नंबर 3 में हम लोग, लेक्चर नंबर 3 में एक तो रह गया इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, और फिर हमारा आ जाएगा डिफरेंट सॉल्ट्स जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एसिड बेस क्लास नंबर, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। आपका काम है रिवीजन प्रॉपरली करना, नोट प्रॉपरली बनाना। ये यदि आप करते रहोगे, और जो मैंने आपको कहा है 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन डेली बिफोर गोइंग टू द बेड, बिना जब आप सोने के लिए रात में जाते हो तब रिवीजन, यदि आप इतना करोगे तो आराम से 80 आउट ऑफ 80 आराम से इंग्लिश साइंस में आएगा, ठीक है ना। बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्कूल वाला जो 20 मार्क्स है, इसको लाने के लिए ना थोड़ा टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखो, टीचर से अपना पंगे मत लेना शुरू कर दो, है ना। टीचर को हाँ सॉरी सर, हेलो सर, हाय सर, है ना, ये थोड़ा टीचर से अच्छा रिलेशन बना के रखो ताकि वो 20 आउट ऑफ 20 दे, तभी जाके 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो क्लास में थोड़ा परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो आपका आराम से 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, समझ गए ना। वैसे जब आप कहीं बाहर जाते हो स्कूल के, ठीक है ना, तो 80 आउट ऑफ 80 जो है ना, ये बोर्ड वाला वो देखा जाता है, ठीक है ना। ये 20 तो ऐसा भी माना जाता है भाई टीचर ने किसी अपने फेवरेट को दे दिया होगा, लेकिन फिर भी इंपैक्ट तो करता है। इसीलिए आप टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो, टीचर से पंगे लेने की कोशिश मत करना स्कूल में, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके बाद सितंबर तक जो अपना टारगेट है पूरा कोर्स खत्म करने का, और फिर उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज करने लग जाएंगे। जो एक्टिविटीज है हर सब चैप्टर्स के वो करेंगे हम लोग, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। और तब जाके नंबर जो है ना अपना इनहेंस होगा। मैं आपके पेपर्स को आपको करके दिखाऊंगा कि हाँ इस तरह से लिखो, साथ में आप लिखेंगे, तब जाके नंबर आएगा, ठीक है ना। और कोई ऐसा नहीं कि हमें हमेशा पढ़ते ही रहना है। 3-4 घंटे बोर्ड जब आ जाएगा हमारा, तो लगभग 4-5 घंटे हम लोग पढ़ने लग जाएंगे। अभी आप 2-3 घंटे भी डेली पढ़ोगे, 3 घंटे भी, तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक ठाक काम चल जाएगा। लेकिन डेली, नो संडे, नो मंडे, नो हॉलीडेज, 3 घंटे डेली, और एग्जाम के टाइम में 4 से 5 घंटे डेली, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और ये जो मैथ्स का है, मैथ्स का बैच हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। तो मैथ्स सितंबर तक आपका सारा खत्म करवा के छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।